हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दुष्यंत कुमार जी की रचना गजल के प्रश्न उत्तरों पे विचार करेंगे। एनसीईआरटी बुक के पूछे गए सभी प्रश्नों के अलावा जो रचना, अभिव्यक्ति और पाठ से इतर अलग जो प्रश्न हैं उन सभी पे विचार करेंगे। तो आइए हम सभी पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका एक आशय खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है या उसमें कोई अर्थ निहित है? आपको समझाकर लिखना है, बताना है। यानी जो अंतिम शेर में गुलमोहर शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या किसी वृक्ष के लिए है या कोई इसका सांकेतिक अर्थ है, इसको आपको समझा कर लिखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, गुलमोहर एक फूलदार वृक्ष है, यह शांति प्रदान करने वाला है। कवि ने इस शब्द का विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया है। मनुष्य अपने घर में शांति व मानवीय गुणों से युक्त होकर यदि उसे बाहर निकलना पड़े तो शांति और मानवीय गुणों को बनाए रखे। जैसे गुलमोहर का काम है लोगों को आकर्षण प्रदान करना, शांति प्रदान करना, मन भावन वस्तुओं को प्रदान करना, वैसे व्यक्ति को गुलमोहर की तरह होना चाहिए, उसे प्रेरणा लेना चाहिए और उसे शांत होकर दूसरे लोगों को भी मानवीय गुणों का एहसास कराएं। इससे समाज की व्यवस्था बनी रहेगी और समाज में अराजकता नहीं होगी, क्योंकि समाज में बड़ा भ्रष्टाचार और अराजकता की स्थिति फैल चुकी है। अराजकता का आलम चारों ओर है, क्योंकि स्वतंत्र उत्तर भारत में यहाँ पे दुष्यंत कुमार जी तमाम स्थितियों का आकलन करते हैं और देखते हैं कि कैसी स्थितियां बदल गई हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा गुलमोहर के पेड़ से प्रेरणा लेकर शांति और मानवीय गुणों के विकास के लिए कार्य करना होगा। प्रश्न संख्या 2, पहले शेर में चिराग शब्द का एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य के सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? यानी दो प्रकार चिराग आया है, लेकिन एक बार एक वचन में है और दूसरे में बहुवचन। तो इस दृष्टि से इसका क्या महत्व है? इसके उत्तरों पे हम सभी विचार करें। जब कभी एक घर के लिए चिराग का बात करता है तो अनेक दीपक तय किया था। यानी एक अगर सभी घरों के लिए बात था तो अनेक दीपक तय था। योजनाएं दिखाए गए, सुनहरे ख्वाब दिखा, तय किया गया था कि सभी घरों में खुशियों का दीपक होगा। तो सभी घरों की बात हुई है, तो इसका मतलब है कि सभी घरों में चिराग जलेगा, यानी खुशियाँ आएंगी। ऐसी योजनाएं तय थी। दूसरे पंक्ति में स्पष्ट करता है, सब्ज बाग दिखाने वाली इस योजना को कार्यान्वित करने का समय और दशा पूरे शहर के हिस्से में भी एक भी चिराग नहीं है। बहुत सारे चिरागों की बात होती है, लेकिन कभी महसूस करता है कि पूरे शहर के लिए एक भी चिराग उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे पहले अर्थ में बहुवचन है, यानी सभी घरों के लिए, और दूसरे में केवल पूरे शहर के लिए एक चिराग अर्थात खुशियों का प्रतीक है। जो योजनाओं के माध्यम से सरकारें स्वतंत्र उत्तर भारत में तमाम ख्वाब दिखाए गए थे कि सभी घरों में जो खुशियों का प्रतीक चिन्ह यानी खुशियों के दीपक होंगे, लेकिन कभी महसूस करता है सभी घरों की बात छोड़ दें, किसी एक घरों में भी ये उपलब्धता नहीं है। प्रश्न संख्या 3 इसका इस प्रकार है, गजल के तीसरे शेर पे गौर से पढ़ें, ये दुष्यंत का इशारा किस ओर की ओर है? तीसरे अगर आप शेर पढ़े होंगे तो कभी उदासीन, क्योंकि अगर कमीज न हो तो पाँव से पेट ढक लेंगे, तो अपनी कमजोरी को लोग स्वयं व्यक्त करते हैं। तो तीसरे शेर में कहता है कि उत्साहहीन दीनहीन लोगों की ओर संकेत किया गया है, जो हर स्थिति को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, वह अन्याय का विरोध नहीं करते हैं, उनकी प्रतिरोध शक्ति समाप्त हो चुकी है। राजनेता व अफसरशाही जनता इसी उदासीनता का लाभ उठाकर शोषण करते हैं। इसलिए उस कमजोरी को अब दूर करना होगा, अपने अधिकारों की मांग करना होगा, अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करना होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपको अधिकार नहीं मिल पाएंगे। प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार है, आशय स्पष्ट करना है। देखिए, पंक्तियों का भावार्थ तो नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ किसी किसी पंक्तियों का आपको आशय या उससे काव्य सौंदर्य पूछा जाता है, इसलिए सभी पंक्तियों का हमें भावार्थ बिल्कुल मालूम होना चाहिए। इसकी पंक्तियां इस प्रकार हैं, तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो कवि दुष्यंत ने वर्तमान शासन व्यवस्था के चलते बुद्धिजीवी
वर्ग को भयभीत करने पे प्रकाश डाला है कि तेरे निज़ाम में इतना ताकत नहीं है कि किसी शायर के लिए, किसी साहित्यकार की जुबान को सिल पाए, क्योंकि साहित्यकार अपनी आवाज़ उठाता रहेगा। बुद्धिजीवी वर्ग शासन के विद्रोह के लिए हमेशा तैयार रहता है। शासन अपनी कमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। शायर कवियों के मुंह को सिल देना चाहता है। कवि स्पष्ट करता है कि साहित्य की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। मुंह बंद कर लेना सावधानी से भरा कदम है जो एक शायर द्वारा अपनी गज़ल के लिए उठाया गया। मूक रह के रचनाओं को अंजाम देना शायर की व्यवस्था है और समय की मांग दोनों है। अब देखिए, पाठ के कुछ आसपास के प्रश्न हैं जिन पे हम सभी विचार करते हैं। दुष्यंत जी की इस गज़ल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, यानी ये गज़ल हमें एक चेंजिंग यानी बदलाव की भावना देता है कि हमें कमज़ोर नहीं होना है, हमें इस योजनाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें किसी राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो निश्चित तौर पे ये बदलाव दिखाई देते हैं। कभी बदलाव के पक्ष में है, वह जनता, समाज, शासन व मानव के मूल्यों में आई गिरावट से चिंतित है, उसमें बदलाव चाहता है। आज पूरी राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है। आम व्यक्ति निराश हो चुका है तथा यथाशक्ति सहने का आदी हो चुका है। धीरे धीरे आम जनता अब परिस्थितियों को सहने का आदी हो चुका है। परिस्थितियाँ अब उसे सहने पे मजबूर बना चुकी हैं। यथाशक्ति अब वो अपनी विवश हो चुका है। अपनी आवाज़ से लोगों को कहता है कि वह हमारी आवाज़ में असर के लिए वो तरस रहा है कि हमारी आवाज़ में वो असर हो, तमाम लोगों को प्रेरित कर सके, तमाम लोगों को जागरूक बना सके, जिससे लोग प्रेरित हो सकें, जिससे अपने अधिकारों की वो मांग कर सकें, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें, जिससे लोगों के मन में बैठी कमज़ोरी की भावना दूर हो सके। यही प्रयास करता है। सत्ता उसे कुचलना चाहती है। सत्ता तो हमेशा कमज़ोरों के दबा कर कुचल कर आसीन होना चाहती है। इसलिए कभी बहुत ही मार्मिक बात कहता है कि उसे व्यक्ति को कमज़ोरी से दूर करना होगा, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा और तभी आपको अधिकार मिलेंगे। क्योंकि ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ऐसी परिस्थिति में नहीं रहना है। अगर हमारे पास हमारे अधिकार नहीं मिले हैं तो उस कमी वाले अधिकारों में हमें रहने का आदी नहीं होना है। हमें अपने संघर्षों के लिए जागरूक होना पड़ेगा, तभी हमें अधिकार मिलेंगे। दूसरा है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रहने की गालिब एक ख्याल अच्छा है। एक गालिब की पंक्ति है। तो दुष्यंत जी का चौथा शेर पढ़ें और बताएं क्या दोनों शेरों की तुलना से किया जा सकता है, दोनों शेरों को जोड़ के देख सकते हैं। उसका उत्तर इस प्रकार है, खुदा ना सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। दोनों अद्भुत भाव साम्य के उदाहरण हैं। दोनों भाव बिल्कुल एक ही जैसे हैं। दोनों की सुलह और सलाह दी गई है। पहले में गालिब स्वर्ग न सही उसके ख्याल यानी स्वप्न की कल्पना से मन कर बहला कर समझौता करना चाहते हैं, और यहाँ ईश्वर के न मिलने से मनुष्य दिल को धैर्य दे रहा है। कम से कम इसी बहाने तो ख्याल आ रहा है, ईश्वर के बहाने ही कुछ अच्छे सपने देख रहा है, क्योंकि व्यक्तियों के सपने तो मर चुके हैं, व्यक्तियों में सपने नहीं रह गए। जबकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं सपने वे नहीं होते जो रात में सोने के बाद आते हैं, सपने वे होते हैं जो रात भर सोने नहीं देते। सपने हमारे लक्ष्य को पहुंचाने तक बिल्कुल कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने में बिल्कुल कामयाब होते हैं। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, यहाँ दरकतों के साए में भी धूप लगती है। यहाँ दरकतों के साए में भी धूप लगती है। ये वाक्य मुहावरे की तरह अलग अलग परिस्थितियों में अर्थ दे सकता है। मसलन ऐसी अदालतों पे लागू होता है जहाँ इंसाफ नहीं मिलता है। कुछ ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करते हुए निम्नलिखित अधूरे वाक्यों को पूरा भी करना है। ऐसे रिश्ते नाते कहाँ पे लागू होते हैं? ऐसे विद्यालयों पर लागू होता है, ऐसे अस्पतालों पे लागू होता है, ऐसी पुलिस व्यवस्था पे लागू होता है। ऐसे रिश्ते नाते पे लागू होता है जिसमें प्यार नहीं होता है। ऐसे विद्यालयों पे लागू होता है जहाँ विद्या के नाम पे अविद्या होता है। ऐसे अस्पतालों पे लागू होता है जहाँ इलाज की जगह पे रोग बढ़ता है। ऐसी पुलिस व्यवस्था पे भी ये पंक्तियाँ लागू होता है जहाँ पे सुरक्षा के बजाय भय मालूम होता है। देखिए, पाठ्य के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रथम शेर में चिराग किस ओर संकेत कर रहे हैं? यहाँ चिराग का अर्थ है सुविधाएं और लाभ के अवसर। जो एक घर की अनेक योजनाएं थीं, परिस्थिति आ गई है कि एक घर के लिए लाभ का अवसर नहीं उपलब्ध है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, लेकिन एक चिराग मुयस्सर नहीं
पूरे शहर के लिए, लेकिन एक चिराग पूरे शहर के लिए मैसर नहीं है। कहाँ तो तय था कि सभी घरों में खुशियों के दीपक होंगे, लेकिन कभी जुड़ जाता है, सभी घरों की बात छोड़ दें, पूरे शहर में कहीं खुशियों के संसाधन नहीं दिखते हैं। दरख्तों के साए में धूप लगती है, यानी रक्षक की बच्चक बन जाते हैं। जो संस्थाएं बनाई गई हैं वही शोषण करने लग रही हैं। रिश्तेदार और मित्रों की जड़ें खोदने में लग गए हैं। पेड़ों के साए में शीतलता नहीं बल्कि धूप की तपिश का एहसास होता है। कभी की आवाज़ में असर के लिए क्यों बेकरार है? वर्तमान समाज व शासन की व्यवस्था हर आवाज़ को अनसुना कर रहे हैं, अतः कभी ऐसी आवाज़ के लिए बेकरार है जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सके, अर्थात असरदार आवाज़ की सुनवाई जरूर होती है। प्रश्न संख्या 4 है, सिल दे जुबान शायर की पंक्तियों में छिपे भाव को स्पष्ट करना है। सिल दे जुबान शायर की पंक्तियों में छिपे भाव को स्पष्ट करना है। कवि कहना चाहता है कि कुशासन के समक्ष जो कुशासन व्यवस्था है, शायर की जुबान को सिल दिया जाता है, यानी दबाने का प्रयास किया जाता है। शासक जिस ताकत से समाज का शोषण करता है, उसी ताकत से शायर और कवि को आवाज़ दबाने की कोशिश करता है, लेकिन साहित्य समाज को आईना दिखाता है। ऐसा सरकार के लिए, प्रशासन के लिए संभव नहीं है। कभी कहाँ चले जाने की बात करता है और क्यों? कभी ऐसी बस्ती में जाने की बात कर रहा है जहाँ पेड़ की छाया नहीं दे पाते हैं, ऐसी स्थिति में सुख और आनंद नहीं मिलता है, ऐसी बस्ती को छोड़ देना चाहता है। यहाँ दरख्त कैसे हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट करें। यहाँ दरख्त मतलब पेड़ छाया और सुकून नहीं दे पाते हैं। यह कथन उस व्यवस्था और खिन्नता को व्यक्त करता है जिसमें डॉक्टर जानलेवा और सरकार शोषक बन गई है, रक्षक ही भक्षक बन गए। साए में धूप गजल का उद्देश्य लिखना है। दुष्यंत कुमार जी की गजल साए में धूप से ली गई है। साए में धूप जो गजल है, दुष्यंत कुमार जी के गजल संग्रह साए में धूप से ली गई है। यह गजल का नामकरण भी संग्रह के आधार पर किया गया है। पूरी गजल एक विषम मन स्थिति को लिखी गई है। वर्तमान राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसे कभी बदलना चाहता है, कभी किसी अच्छे विकल्प को मान्यता देना चाहता है। वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, सामाजिक और राजनीतिक, उससे कभी खिन्न है। यह स्वार्थ भरी व्यवस्था के स्थान पे कभी निस्वार्थ त्याग और समर्पण लाना चाहता है, कभी पत्थरों और अंधेरों के स्थान पे रोशनी स्थापित करना चाहता है। इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए सभी प्रश्नों पे विचार किया और पाठ्येतर प्रश्न जो महत्वपूर्ण थे उन पे विचार किए। अगर आपने पूरे चैप्टर को मन से पढ़ा होगा तो अपने शब्दों में भी प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। रटने की बजाय आप समझने की वृत्ति का भी विकास कर सकते हैं, जो आपको परीक्षा में अच्छा मूल्यांकन दिला सकता है। जो भी PDF आपको प्राप्त है, इस आधार पर आप प्रश्नों का उत्तर भी लिख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।